मेमोरी कंसेप्ट्स। तो जब भी मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, जिस तरह हमने रेट इक्वल टू 8 वाली बात की है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जैसा कि यहाँ बॉक्स में दिखाया गया है। एक उसका ग्राफिकल, एक पिक्टोरियल स्टाइल, वहां पे 8 रख दिया गया। अब इस मेमोरी लोकेशन से हम रेट नाम की तख्ती को, लेबल को, आइडेंटिफायर को बाइंड कर देंगे। तो ये रेट नाम के रेफरेंस को, आइडेंटिफायर को, वेरिएबल को बाइंड कर दिया गया है इस मेमोरी लोकेशन के साथ, जहां पे 8 रखा हुआ है। तो अब इस 8 को इस्तेमाल करना है, तो हम रेट का जो वेरिएबल है, जो आइडेंटिफायर है, जो रेफरेंस है, उसे इस्तेमाल करके इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को इस्तेमाल करेंगे। ये पाइथन का स्टाइल है। और अमूमन इंटीजर के लिए 4 बाइट्स रिजर्व किए जाते हैं। मोर इलेबोरेटली हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट वो है जो जहां पे हमारा मेन मेमोरी कंटेंट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल रेट है। अब ये रेट वाला वेरिएबल रेफर कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे जहां पे हमारी वैल्यू पड़ी है। टू अंडरस्टैंड दिस, नोट द फॉलोइंग एनालॉजी। हेमलेट इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। हेमलेट इज रिटन बाय अ मैन नेम्ड शेक्सपियर। यानी बारीकी में इस तरह कह सकते हैं कि तो कोई शख्स है, शेक्सपियर उसका नाम है। अब उसने नॉवल लिखा हेमलेट। अब हेमलेट शेक्सपियर नहीं, वो एक इंसान ने, एक आदमी ने लिखा है। उस आदमी की पहचान का जो लेबल है वो शेक्सपियर है। तो सिमिलरली एक वो ऑब्जेक्ट है जहां पे हम फॉर एग्जांपल दिस वन 8, और एक उसकी पहचान के लिए, उसके हवाले के लिए, उसको रेफर करने के लिए उसका लेबल है, जिस तरह के यहाँ पे रेट है। Python makes an essential distinction between the an object and the label or reference to refer that refers to that object. The main named Shakespeare is a man और ऑब्जेक्ट, और शेक्सपियर उसका लेबल या नेम हो, टाइटल हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। अच्छा, इसके बाद जब नेक्स्ट किया गया, हमने स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट की, लाइन 3 वाली स्टेटमेंट। तो एक और वैल्यू रिसीव की गई जिसे इंट में कन्वर्ट किया गया, और वो यूटीएस को असाइन कर दिया गया। तो यूटीएस कह लें या यूनिट्स कह लें, एक ही बात है। तो इसमें हम इसको यूटीएस कह लेते हैं, क्योंकि हमें नाम चेंज कर दिया हुआ है। जी। तो जो दूसरा एक और मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, वहां पे 250 जब एंटर किया गया तो वो रखा जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम पे। और उसके बाद उसको, उसके साथ हमने यूटीएस नाम का वेरिएबल रेफरेंस हमने बाइंड कर दिया है। On execution of the statement at line 4, first the copies of the contents of the memory locations or object referenced by UTS and rate are multiplied with each other। जब हम नेक्स्ट आगे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रेट जिसको रेफर कर रहा है, यूटीएस जिसको रेफर कर रहा है, उन दोनों मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे। और जो उनकी प्रोडक्ट आएगी वो एक तीसरी मेमोरी लोकेशन पर रखी जाएगी, जिसके साथ बिल नाम का आइडेंटिफायर या वेरिएबल या रेफरेंस बाइंड कर दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के बाद ये वाली पिक्चर सामने आ चुकी है। अच्छा, जो मैं पहले बात कही गई थी कि जो भी वेरिएबल होगा, इनफैक्ट वेरिएबल कहें या मेन ऑब्जेक्ट, जहां पे फॉर एग्जांपल 8 रखा हुआ था, उस प्लॉट की एक प्लॉट नंबर भी है। पाइथन की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं कि उस लोकेशन की एक आईडी भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये रेट 8 क्रिएट हुआ, रेट इक्वल टू 8, उसके बाद अगर हम ये प्रिंट करें आईडी रेट, यानी आईडी नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो कॉल करें और उसकी पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल रख दें। फॉर एग्जाम्पल, जहां जिस तरह हमारे पास अभी रेट नाम का वेरिएबल है वो रख दिया, तो आईडी रेट हमें जवाब में क्या देगा? ये जवाब में हमें उस प्लॉट का नंबर बताएगा जिस पे रेट नाम की तख्ती लगी हुई है। यानी रेट नाम का रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन जहां पे बनती है, आईडी उस लोकेशन की, वो एक इंटीजर होगा। वो क्या है? तो वो मिल जाएगा। तो इस केस में जब आईडी रेट को प्रिंट करवाया जाएगा, तो ये सामने एक आईडी आ चुकी है, जो कि उस सिस्टम में, आप इसे अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे तो वहां पे आईडी डिफरेंट आ जाएगी। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं जी हम। p इक्वल 7 किया, द वैल्यू p प्रिंट करवाई, डेल p किया और प्रिंट द वैल्यू p की। तो इससे क्या होगा कि p नाम का
एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें 7 असाइन कर दिया। ये आम लैंग्वेज हो गई। बैकग्राउंड में क्या हुआ कि एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई, उसमें 7 रखा गया, इंटीजर टाइप है, एक वेरिएबल उससे बाइंड कर दिया गया, एक रेफरेंस उससे बाइंड कर दिया गया, उस रेफरेंस का नाम है पी। अब हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है उस बॉक्स की, तो हम पी का नाम इस्तेमाल करेंगे कि द वैल्यू ऑफ पी। तो वो पी जिसको इशारा कर रहा है, उस मेमोरी का कंटेंट प्रिंट हो जाएगा और वो 7 आ गया। इसके बाद हमने कहा डेल पी। डेल पी, पी जो रेफरेंस है इसको डिलीट कर दो। तो पाइथन का स्टाइल ये है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां 7 पड़ा हुआ है, लेकिन जो उसकी तख्ती है वो तख्ती रिमूव हो जाएगी, तख्ती डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जब आगे चल के दोबारा हमने उस तख्ती का रेफरेंस का नाम लिया, द वैल्यू पी प्रिंट करो, तो इसका रिस्पांस आ गया नेम एरर। नेम पी जो आपने लिखा है इज नॉट डिफाइंड, उसकी मेमोरी में है ही नहीं ऐसा कुछ। पहले स्टेटमेंट 2 में प्रिंट करवाया तो पी मौजूद था, उसके बाद डेल कर दिया गया, तो इसे कहते हैं अनबाइंड करना। और अगर हम इसको पिक्चर में देखना चाहें तो पी इक्वल 7 का इफेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन वो इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पी बाइंड कर दिया गया उस मेमोरी लोकेशन से जहां पे 7 रखा हुआ है। इसके बाद प्रिंट करवाई वैल्यू 7 आ गई। जब डेल पी किया तो वो जो रेफरेंस था वो डिलीट हो गया, अनबाइंड हो गया। अब मेमोरी में 7 वैसे ही मौजूद रहेगा, कुछ टाइम तक के लिए वैसे ही मौजूद रहेगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। उसमें तख्ती कोई नहीं है, अब हम उसका हवाला भी नहीं दे सकते। तो द वैल्यू पी प्रिंट करवाएंगे तो वही एरर आ गई, तो उसको ये एक्सप्लेन कर दिया गया, बाइंड अनबाइंड कंसेप्ट। तो इस लिहाज से पी जब डेल कर दिया गया तो डिलीट कर दिया गया, डिलीट डेल कमांड के जरिए से, तो अब ये मेमोरी में से खत्म हो चुका है, अब पी अनडिफाइंड हो चुका है। पाइथन में एक मैकेनिज्म है गार्बेज कलेक्शन का, उसे नाम दिया था गार्बेज कलेक्शन। तो ये जो डेल पी जब किया गया तो 7 को अब कोई और तख्ती नहीं लगी हुई, तो 7 को ये जो मेमोरी लोकेशन थी जहां 7 पड़ा है, अब हम इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। तो पाइथन का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो बैकग्राउंड में वर्क करता है, जो इस तरह की गार्बेज जो अनयूजेबल होती है उसे कलेक्ट करता रहता है। तो इस मैकेनिज्म को गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म नाम देते हैं। तो पाइथन ऐसे वर्क करता है। अब इन इसी आइडिया को लेकर हम म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट बताते हैं। आपको याद होगा कि पिछले एक स्किल में हमने इसी चैप्टर में बात की थी कि जो पाइथन में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, जैसा कि इंट हो गई, फ्लोट हो गई, ये टाइप्स इस तरह की जो हैं, ये टाइप्स इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल हैं मींस अनमॉडिफाइएबल हैं, कि एक बार आपने इसे वैल्यू दे दी, ये बन गई है, अब ये मॉडिफाई नहीं हो सकती। यानी वो जो मेमोरी लोकेशन जहां पे आपने 7 रखा था वो अपडेट नहीं हो सकता। हम अपना वेरिएबल अपडेट कर लेंगे कैसे, उस पर बात करते हैं, लेकिन सी सी प्लस प्लस के स्टाइल से मुख्तलिफ स्टाइल है पाइथन का। यहाँ पे वो वैल्यू वो ये जो आपने बनाई है वैल्यू, ये अपडेट नहीं हो सकती। तो असल में होता क्या है उसे बात करते हैं। पाइथन ट्रीट्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ये एक की सेंटेंस है। पाइथन ट्रीट्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। Mutability of the objects refer to the modifiability. An object is mutable or modifiable if its value or content can be modified after its first assignment. An object is immutable or unmodifiable if its value or content cannot be modified after its first assignment. Interestingly, the objects of type int, float, bool, and string are immutable. To demonstrate this, consider the following statements. हमने a इक्वल 7 किया, 7 की वैल्यू प्रिंट करवाई, a की वैल्यू प्रिंट करवा दी। इनफैक्ट जब a को प्रिंट करवाएंगे, मकसद क्या है, a जिसको रेफर कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट प्रिंट किया जाए। हमने दोबारा कहा a इक्वल टू 7, फिर प्रिंट करवा लिया, फिर A11 कहा, फिर प्रिंट करवा लिया। बैकग्राउंड में क्या हुआ, जब हम एग्जीक्यूशन देखते हैं, द वैल्यू 7, द वैल्यू 7, द वैल्यू 11 नजर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा कोड और लिखते हैं। यानी प्रिंट करवाने के बाद आईडीज पूछते हैं और फिर ए को अपडेट भी करते हैं। तो इस ट्रिक को हम देखते हैं आगे चल के हम कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसका रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ इसको हम अ, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यहाँ आसान हो जाएगा। A7 किया तो एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई या रिजर्व की गई, वहां पे 7 रखा गया। उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए एक साथ में रेफरेंस बाइंड कर दिया गया, उसका नाम था ए। आपने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, वो 7 आ गई, द वैल्यू इक्वल 7। उसके बाद आपने आईडी ए प्रिंट करवाई,
तो जो उस प्लॉट यानी जहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, उस प्लॉट की आईडी प्रिंट हो गई। आपने दोबारा पूछी, ऑब्वियसली कुछ चेंज तो आई नहीं है, दोबारा वही पे फिर दोबारा पूछी तो वही आई, तो ये आईडी चेंज नहीं होगी। फिर आपने कहा ए इक्वल टू 7, दोबारा वही फरमाइश कर दी। अब जब दोबारा फरमाइश की है कि ए को 7 दिया जाए, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं की आपने, तो दर हकीकत आपने कोई मतलब प्लॉट में भी चेंज नहीं की या प्लॉट के कंटेंट में भी चेंज नहीं की, तो पाइथन उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। कैसे? हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, दोबारा 7 आ गई, और आईडी ए जो है प्रिंट करवाया, तो वो पहले वाला प्लॉट नंबर ही दोबारा रिपीट हो चुका है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। ए इक्वल टू, ये हमने स्ट्रिंग बना दिया BZU, तो हमने इस स्ट्रिंग को असाइन कर दिया ए को, यानी ए तख्ती जो है एक नई चीज को दे दी। तो मेमोरी में एक जगह रिजर्व हुई, मेमोरी लोकेशन, वहां पे BZU नाम का ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग क्रिएट किया गया और ए को उससे बाइंड कर दिया। तो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी कि ए जो है वो 7 से हट के एक और नई मेमोरी लोकेशन पे जाके लग गया, तख्ती उठा के हमने वहां रख दी, लेकिन जो पहले वाला प्लॉट है वो वहीं का वहीं मौजूद है, उसका कंटेंट 7 वहीं का वहीं मौजूद है। अच्छा, अब हम प्रिंट करवाते हैं द वैल्यू ऑफ ए, तो अब की बार BZU प्रिंट होकर आ गया। अब की बार जब आईडी ऑफ ए पूछी है कि आईडी जिससे बाइंड है, जिसको रेफर कर रहा है, वो मेमोरी लोकेशन, उसका एड्रेस क्या है, उसका जो है आईडी क्या बनती है, तो अब आईडी चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब ए जो है वो 7 वाले प्लॉट को नहीं बल्कि BZU वाले प्लॉट को रेफर कर रहा है, तो उसके नए वाले प्लॉट की आईडी आ गई। तो ये कोड खुद इस तरह से बना के आप एग्जीक्यूट करें अपने पास अपने सिस्टम में, तो आप देखेंगे कि आपके पास आईडीज की वैल्यू इस तरह से वो बरकरार रहेंगी। मीन्स आपकी अपनी वैल्यूज होंगी, यानी ए की आईडी जो आपके अपने सिस्टम के मुताबिक आएगी, लेकिन वो चेंज नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर आकर ये दोनों आपस में सेम होंगी, लेकिन पहले वाले से मुख्तलिफ होंगी। तो लिहाजा ये एग्जाम्पल शो करती है नंबर एक ये चीज के मेमोरी की जो कंटेंट है वो अनचेंज रहता है, वेरिएबल दूसरे से अटैच हो जाता है। और अगर हम किसी वेरिएबल को अपडेट करते हैं और वैल्यू चेंज नहीं करते, तो कोई चेंज नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू तो बदल देते हैं, तो बजाय इसके कि ओरिजिनल मेमोरी कंटेंट चेंज हो, एक नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती है, वहां नई वैल्यू आती है और पुराना रेफरेंस उस नए वाले से अटैच हो जाता है। और जो पुराने वाला है, उसके पास अगर अगर हमारे पास उसका मज़ीद कोई अलग से नया टाइटल मौजूद नहीं है, तो वो मेमोरी में मौजूद तो होगा, लेकिन प्रोग्राम में एक्सेस नहीं हो सकता। तो गार्बेज कलेक्टर इसे कुछ देर बाद मेमोरी से वॉश आउट कर देगा। तो ये कुछ कांसेप्ट हैं, आपके पास बुक है तो आप इसे रीड करना चाहिए आपको। अब यहाँ पे एक और छोटा-सा कांसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, पहले थोड़ा-सा कोड देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 5 किया गया, एक्स नाम का जो वेरिएबल है या रेफरेंस है, वो अटैच किया गया एक मेमोरी लोकेशन से जहाँ 5 पड़ा है, और वो जो 5 वाला ऑब्जेक्ट है, मेमोरी लोकेशन है, उसकी टाइप है इंटीजर। अब y इक्वल एक्स लिखा, यानी x असाइन कर दें y को। इससे ये होगा कि जिस चीज को x रेफर कर रहा है, वहां पे एक और तख्ती y लग चुकी है। इसको ना पिक्चर में देखना चाहें तो पिक्चर ऐसे बन चुकी होगी। x इक्वल टू 5 का रिस्पांस कुछ इस तरह से है। x रेफर कर रहा है 5 वाली मेमोरी लोकेशन को। जब जब y इक्वल टू एक्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एक और तख्ती आ चुकी है जो कि उसी बॉक्स से रिलेट हो रही है। इंटरेस्टिंग नोट करें, एक्स भी उसी लोकेशन की को रेफर कर रहा है, वाई भी उसी लोकेशन को रेफर कर रहा है। अगर मैं इस मौके पर आईडी ऑफ एक्स एंड आईडी ऑफ वाई प्रिंट करवाऊं, तो वो सेम आएगी। उसकी सिंपल रीजन है कि दोनों सेम सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम कर लेते हैं वाई को अपडेट। हमने लिया एक्स का स्केयर, यानी एक्स की जो वैल्यू है उसका स्केयर ले लें, वो 5 था तो आंसर 25 आ गया। उस 25 को हमने क्या किया, वाई से बाइंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 के लिए एक अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी, 25 वहां रखा जाएगा और वाई की जो तख्ती है, जो रेफरेंस है, उससे बाइंड कर दी जाएगी। तो अब नया सिनेरियो ये क्रिएट हो चुका है। अब देखें, एक्स किसी और चीज को रेफर कर रहा है, वाई किसी और चीज को कर रहा है। अगर आप इनकी आईडीज प्रिंट करवाएं, तो आईडी ऑफ एक्स पहले वाली ही आ जाएगी, लेकिन आईडी ऑफ वाई अब ये बदल चुकी है। ये हम पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो बैकग्राउंड में पाइथन ऐसे वर्क कर रहा होता है। नोट दैट बाइंडिंग ऑफ टू वेरिएबल्स टू एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन फॉर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 इज द सेम फॉर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू x। यानी x इक्वल 5 किया, y इक्वल टू 5 किया, ये वही चीज है कि पहले 5 रखा गया एक मेमोरी लोकेशन में, x बाइंड किया,
जब y इक्वल टू 5 किया, जो पहला 5 पड़ा है वही इस्तेमाल हो जाएगा, y उसी से बाइंड हो जाएगा। जैसे हमने पहले ये नीचे वाली 2 स्टेटमेंट्स इस स्टाइल में देखा है, तो नया स्टाइल भी ऐसे ही रहेगा। ये दोनों स्टाइल असल में एक ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने सी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, 45 उसको असाइन किया। आसान लफ्ज़ों में ऐसे बोलेंगे, बैकग्राउंड में क्या हुआ, एक मेमोरी लोकेशन में 45 रखा गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप इंट है, इसके साथ सी नाम का रेफरेंस बाइंड कर दिया गया। आईडी ऑफ सी प्रिंट करवाई तो कुछ ना कुछ आ गई। फिर आपने कहा कि एसटीआरसी यानी जो भी सी का कंटेंट है उसकी टाइप चेंज कर दें। तो इससे दर हकीकत एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और सी की जो वैल्यू है उसको इस्तेमाल करके वो इस्तेमाल सी जो है जिसको रेफर कर रहा था उसको इस्तेमाल करके वो बनेगा। तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा 4 और 5 को मिला के। अब आपने नेक्स्ट क्या किया कि वो सी को ही असाइन कर दिया। अब जब आईडी ऑफ सी प्रिंट करवाई तो दर हकीकत जब सी को असाइन किया था तो जो नई चीज बनी थी, सी पहले वाले 45 से हट के दूसरे वाले से जाकर बाइंड हो गया था, तो इसकी आईडी अब डिफरेंट आ जाएगी। लेकिन अगर हम एस टी आर सी करने के बाद किसी और वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, यानी नया रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, सी में तब्दीली नहीं लाते। जब हमने कहा सी इक्वल टू एस टी आर सी यानी सी इक्वल का मतलब क्या है कि सी में तब्दीली की बात हो रही है। यहां में सी में तब्दीली कोई नहीं आ रही, सी वाला जो तख्ती है वैसे की वैसी ही है। तो सी का जो कंटेंट था, सी जिसे रेफर कर रहा था, उस कंटेंट को स्ट्रिंग बनाया गया, मेमोरी में एलोकेशन बनी, उसके साथ नई तख्ती लग गई है ट्रिपल सी। तो अब अगर आप इसे आईडीसी दोबारा प्रिंट करवाएंगे इस अमल के बाद, तो इस अमल से पहले भी आईडीसी की वही है, तो सी में तो अपडेशन हुई नहीं है, तो उसके बाद भी आईडी वही है। लेकिन सी के जिसको रेफर कर रहा था उस कंटेंट को इस्तेमाल करके जो नया नई चीज़ क्रिएट की गई, उसपे नई तख्ती आ गई। उस नई जगह की अगर आप आईडी पूछेंगे सी आईडी सी के थ्रू, तो वो नई डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इस तरह से ये हमने मेमोरी कंसेप्ट के बारे में पिक्टोरियल डायग्राम के हवाले से चीज़ें देखी हैं। तो ये पाइथन का बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड का फीचर है, जो सी प्लस प्लस में इस अंदाज में नहीं होता, बल्कि वहाँ थोड़ा-सा मेमोरी मैनेजमेंट वहाँ पे थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो ये एक बड़ा ख़ास पॉइंट है, सेपरेट भी हो जाएगा। नोट करें जब y को अपडेट किया गया, y इक्वल टू x का स्क्वायर लिया गया, तो y अनबाइंड होके इससे अटैच हो गया। लेकिन 5 मेमोरी में अभी भी मौजूद है और हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि वहाँ 2 तख्तियाँ लगी हुई थी। 2 रेफरेंसेस थे उस लोकेशन के जहाँ 5 पड़ा हुआ है, x भी था और y भी था। एक को अनबाइंड भी कर लिया, तो दूसरा तो है। और अगर एक ही हो, उसे अनबाइंड कर लें किसी भी तरीके से अपडेट करके या डेल करके, तो जो ओरिजिनल कंटेंट है, वो उसका कंट्रोल आपके प्रोग्राम में से खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।